प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज एक ऐसी स्पेस के जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत पैसा बनाया है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक शानदार मूव, डिफेंस। चाहे आप सोलार इंडस्ट्रीज़ देखें, हेल देखें, बीईएल देखें, आपका क्या व्यू रहेगा इन स्टॉक्स पर और आपका प्रेफर्ड आइडिया क्या होगा इनमें? गुड मॉर्निंग अनुज। सो नो डाउट, जो डिफेंस में एक एक शुरुआत हुई है री रेटिंग की, और मैं शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते, 2 क्वार्टर, 2 महीने की चीज नहीं है। ये चाल आपको अगले 2 डेकेड्स तक दिख सकती है कि ये एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है। और हिंदुस्तान की कंपनीज, भारत की कंपनीज में जो सेलियंस थी, जो अटके हुए थे हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके और स्केल को लेके, और एक जिसको कहते हैं ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एलिजिबिलिटी को लेके, वो सब चीजों का निवारण हो चुका है। तो अब तो डिफेंस के लिए खुला रास्ता है कि जो कंपनी जितना अपने आप को सक्षम बना सकती है उतना ऑर्डर बुक ले सकती है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकती है, और ये ग्लोबल पैमाने पे होने वाला है। तो यहाँ से शुरुआत हुई है आत्मनिर्भरता से, और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड वाला मामला बन रहा है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव सेक्टर पे। तो बट 2 चीज हुई है क्योंकि सेक्टर एकदम से चला है तो थोड़े से वैल्यूएशन आपको पी मल्टीपल्स कहीं ना कहीं स्ट्रेच लगेंगे, वो रहता ही है ऐसी चीजों में। तो आपको करना क्या है, नाम चुन के रखना है, चयन करके रखना है। मार्केट जब हल्की फुल्की गिरती है कोई और कारण से, जहां पे इनका कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, तब इनको अपने पोर्टफोलियो में आप इनका समावेश करिए। अब कौन सी चीजें लग रही हैं जो प्रॉमिसिंग, कल के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स आए हैं, और कुछ महीनों पहले हम लोग ने ये बात की थी, तब ये 280 275 पे था, और वहां से आप देखिए ये अब 400 की तरफ जो मतलब टूवर्ड्स 400 जो जा रहा है। ये बिजनेस में जो कॉन कॉल पे इन्होंने जो समझाया है, उससे ये लगता है ये तो मल्टी डेकेड बिजनेस ग्रो होने वाला है। 2 नई फैसिलिटी आनी है। इसके अलावा मार्जिन जो इन्होंने 40% एबिटा जो मार्जिन क्लॉक करते हैं इन स्पाइट ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो मेरे हिसाब से सब चीजों को देखते हुए ये दिस विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी गुड पिक। मैं कहा थोड़ा महंगा हो गया है। छोटे डिफेंस कंपनीज अब भी उभर के आएंगी, इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक्सपैंड होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी वेट कर लीजिए। बट आई डेफिनेटली फील वहां भी आपको काफी जगह मिलेगी एक एक डिप्लॉयमेंट करने की। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द कैपेबिलिटीज टू बी प्रूव, मतलब उनकी सक्षमता क्या है, कहाँ पे वो प्रूव अपने आप को कर पाते हैं, उसकी वेट कीजिए। बट वेरी पॉजिटिव। वन ऑफ द सिंपल ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, डिफेंस का जो फंड्स हैं, जो डेडिकेटेड थीमेटिक फंड्स है, सेक्टर फंड्स है, वहां पे आप एलोकेशन कर सकते हैं। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 2 हफ्ते की वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हुए, प्राइस स्ट्रेच हुए, कहीं ना कहीं आपको मौके मिलेंगे, मतलब लोअर लेवल्स पे मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, दूसरी स्पेस जो आज कमाल कर रही है वो है फार्मा। फार्मा में आपका क्या व्यू होगा और यहाँ पर प्रेफर्ड आइडियाज? अनुज, फार्मा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये चला नहीं है जितना। ये चला इसलिए नहीं है कि ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेके एक चिंता बनी हुई थी, तलवार लटकी हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं टैरिफ आएंगे फार्मा पे, तो किस रूप में आएंगे, क्या रंग रूप लेंगे, ये सब उसकी वजह से फार्मा चला नहीं है। तो अब जो पैसा एलोकेट हो रहा है फार्मा में, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और खास करके एक सेमाग्लूटाइड जो मॉलिक्यूल है, ओजेम्पिक ड्रग का, जो वेट लॉस में ग्लोबली बहुत यूज हो रही है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभरती हुई समझ आ रही है। तो आई वुड बिलीव कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज जो है प्ले करने के लिए, सीडीएमओ तो ऑफकोर्स है, एपीआई सीडीएमओ, लेकिन जेनेरिक्स में भी कई जगह इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बहुत कम कंपनीज हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं, तो फार्मा के नॉर्मली पी हमेशा हाई रहते हैं। बट आई वुड अगेन टेक अ बास्केट अप्रोच, या एक फार्मा फंड की तरफ झुकाव मेरा रहेगा, क्योंकि कौन सी कंपनी कब चलती है कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है कि जिसको लेके आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लेंगे, क्योंकि काफी अच्छी कंपनीज डिस्कवर हो चुकी हैं। छोटी कंपनीज थी वो भी काफी बड़ी हो गई। सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग इनटू वन स्पेसिफिक नेम्स। बट सारी कंपनीज अच्छी लग रही है। मुझे एक सिंजीन करके कंपनी है जिसका कामकाज बहुत ही यूनिक है। रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए, वीक आए, मतलब वो टाइम लगता है इन सब चीजों के डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस हैं, तो थोड़ी सी वहां मार पड़ी थी, लेकिन इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक कंपनी है जिसमें बहुत अलग बिजनेस मॉडल है उसका, जो इनपुट साइड पे, रिसर्च साइड पे है। वो काफी डिजिटाइजेशन भी उसमें यूज करते हैं, काफी डेटा माइनिंग करते हैं।
वो है इंडीजीन। तो ये कंपनी भी आई थी, आईपीओ आया, उसके बाद बहुत ज्यादा चली नहीं, बहुत ज्यादा नाम इसका नहीं हुआ, बट बहुत अच्छी बिजनेस, मतलब मॉडल बहुत अच्छा है, अच्छी मैनेजमेंट है, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा कि बहुत ऐसे ब्राइट नंबर्स आए हैं अभी तक, बट इंडीजीन आप देखिए तो कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 करके ऊपर जा रहा है अपने बिजनेस ट्रैजेक्टरी में। इसको आप ले सकते हो। तो फार्मा को प्ले करने का थोड़ा सा अलग सा ये अप्रोच रहेगा। ओके प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये फार्मा पे आपने डिफेंस पे अपना की बात कही, ये पीएसयू बैंक्स का चार्म इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था, और मैं खुल के कह रहा हूँ कि अदर देन एसबीआई, लुक एट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका व्यू क्या है सर ये मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे इस बार? नमस्कार वीरू। नहीं, आई थिंक पीएस मिड का पीएसयू बैंक्स में भी बहुत डेप्थ है। और इन्होंने जो पिछले 4-5 साल में जो क्लीन अप होने के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट जिसको कहते हैं वो किया है, तो अपने सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, डेटा माइनिंग, ये सब चीजों पे गौर करके इन्होंने अपने आप को बहुत सक्षम बनाया। अब हम करते हैं तुलना इनकी प्राइवेट सेक्टर से, नहीं इनको मार्केट शेयर इनका खो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं जब बिजनेसेस से बात करता हूँ तो बहुत जगह इस टाइप के लोन प्रपोजल्स हैं जिसमें एसबीआई या बीओबी या बैंक ऑफ इंडिया बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, या कंसोर्शियम लीडर्स हैं या कुछ है। तो ये नहीं है कि सारा ही काम नया क्रेडिट ग्रोथ का प्राइवेट सेक्टर के उसमें जाने हिस्से में जाने वाला है। तो बहुत अच्छे रिटर्न रेशोज भी आ रहे हैं। इनफैक्ट आरओए जो एक बैंकिंग में बहुत बड़ा पैमाने पे वो माना जाता है क्रिटिकल पैरामीटर, उस बेसिस पे अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, मुझे अभी कैनरा बैंक ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर आ गया है अभी पिछले 2 हफ्ते में, बट जो लेवल्स पे नीचे मिल रहा था एट अबाउट 87, 88, अभी इट वाज माउथ वाटरिंग क्योंकि आपको इतने अच्छे बैंक्स मिल रहे हैं जिनके वैल्यूएशन, सम ऑफ पार्ट्स देखें, कैसे भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कुछ भी करके देखें आप, पैरामीटर्स वाइज वो इतने प्रॉमिसिंग थे। तो आई थिंक स्टिल अभी भी जगह है। एसबीआई को छोड़ के अगर आपको कुछ बैंक्स पे ध्यान देना हो तो आई वुड स्टिल पिक कैनरा बैंक, इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमेशा साइड में रह जाता है, फोकस सारा पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैंक में भी बहुत जान है, इसकी इसकी बैलेंस शीट मजबूत है और आगे चल के ग्रोथ भी आती है। ओके, तो ये होगी बैंक्स पे बात। अब आते हैं कैपिटल मार्केट की थीम पे, जो जस्ट स्ट्रॉन्ग थीम रही है सर, उसमें एक्सचेंजेस भी हैं, यू हैव कमोडिटी एक्सचेंजेस या इक्विटी एक्सचेंजेस, देन डिपॉजिटरीज। एक और बड़ा रिवर्सल आया तमाम ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स में, लुक एट एंजल वन फॉर इंस्टेंस, मेरे ख्याल से पोस्ट नंबर सबसे बड़ा डैमेज यहीं पड़ा था, बट बाजार ने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया। अभी आपका, अगर मैं बाइसेक्ट करूँ इस सेगमेंट को, वी हैव वन मोर थीम आई थिंक, ये एएमसीज एज वेल, आपका ज़्यादा झुकाव कहाँ रहेगा इस वक्त? नहीं, देखिए मेरे ये स्पेस इतनी प्रॉमिसिंग है कि आप चाहे ना चाहे इसमें ग्रोथ आना ही आना है। अब किसी का ग्रोथ दूसरे से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखें, ट्रेंड वाइज देखें, तो आप ये सोच के मुझे बताइए कि कौन से बिजनेस में आपको लगता है कि गिरावट आ सकती है अगले 3, 4, 5 साल में। कहाँ ऐसा होगा कि कस्टमर कम हो जाएंगे, कहाँ ऐसा होगा कि आपकी प्राइसिंग पावर नहीं रहेगी। तो हर जगह आप देखें तो इस टाइप पर अब एक इसमें डिपॉजिटरीज का काम लीजिए। हिंदुस्तान में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक लिस्टेड है, एक अभी लिस्टेड नहीं है। जो नई लिस्टेड है उसके प्राइवेट मार्केट्स में जो वैल्यूएशन और वो सब जो समझ आ रहे हैं वो 75-80 के पी पे कर रहे हैं। ये आपको शायद सीडीएसएल की बात कर रहा हूँ, ये शायद हिस्टोरिक बेसिस पे 55-57 के जोन में होगा, मुझे एग्जैक्ट रेट के हिसाब से याद नहीं है, बट जनरली बाय एंड लार्ज ये रेंज में है। अब ये बिजनेस में जो पेस से ग्रोथ कोविड के बाद हुआ डीमैट अकाउंट का, वो तो हो गया, पर ये नहीं है कि अब नहीं होगा। अब जो ग्रोथ आ रही है वो और रोबस्ट है, वो और समझदार लोग आ रहे हैं, और उसके अलावा जो सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं। एएमसी देख लीजिए आप, कहीं भी कोई भी एसआईपी का फ्लो देखें, जो लमसम का फ्लो देखें, जिस टाइप की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक कहीं भी कोई झुकाव है ही नहीं, मतलब नीचे की तरफ। तो आई डोंट थिंक इस फील्ड में कोई चिंता की बात है। एक ही चीज का ध्यान आपको रखना है कि इनके वैल्यूएशन जब स्ट्रेच होते हैं, जब मोमेंटम आता है, फ्लोट कम होने की वजह से कई चीजें बहुत जल्दी भाग जाती हैं, तो उन दिनों ना लीजिए आप। पर मैंने जैसे पहले कहा, ये वो वाली लिस्ट है, ये उस सूची में आते हैं जहां मैं जेब में एक लिस्ट रखता हूँ कि भाई ये चीजें मुझे लेनी है अगर गिरावट आती है। और जब भी गिरावट आती है तब आप सर खुजलाएं कि भाई अब क्या लेना है, ढूंढना शुरू करें, उसकी बजाय आपके पास रेडी लिस्ट होनी चाहिए
और उसमें से इस टाइप की कंपनीज आती हैं। तो ये बास्केट है, इसमें आप करिए। ब्रोकिंग से थोड़ा सा परहेज इसलिए है क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रप्शन या इनोवेशन की जगह ऐसी कोई है नहीं कि आपकी कमाई बहुत बड़े उससे बढ़ सके। तो कैचअप है, जो एंजल के नंबर्स आपने कहा वो वीक आए, फिर ठीक ठाक लगे लोगों को, फिर वापस इंप्रूवमेंट आ गया, लेकिन अदरवाइज उसमें ब्रोकिंग में कोई बहुत मेजर उसमें नहीं है। एसेट मैनेजमेंट, बैक एंड वर्क, मतलब जो के फिनटेक टाइप कंपनीज हैं, इस टाइप के बिजनेसेस हमेशा ग्रो होते रहेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट विजिबल 5-7 ईयर। सो उस लिहाज से अगर आप इसको ले तो थोड़ा एलोकेशन करके बना सकते हैं पोर्टफोलियो। ब्रोकर से सभी को परहेज होता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखिए, कोई भी डील आती है सब लिखते हैं ब्रोकर से एक्सक्यूज। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रकाश, आज का टॉप गेनर है तीतागढ़ रेल। ये रेलवे स्टॉक्स में अचानक क्या हुआ है? वापस शानदार बाइंग आई, डे हाई पर अब स्टॉक करीब 6% ऊपर। इस पर कोई व्यू है क्या आपका, या फिर रेलवे पैक में इस तरीके का मूव क्यों आया? तो देखिए, रेलवे स्टॉक्स पे व्यू क्यों आया, उस पर एक थोड़ी जो मुझे समझ आई है, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि कोई फंडामेंटल्स इसमें नहीं चेंज हुए। डिफेंस के बाद लोगों को एक चीज समझ आई कि पीएसयूज और रेलवे स्टॉक्स आर द नेक्स्ट मूवर्स, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स भी आए हैं, आप एनएचपीसी के नंबर लीजिए, बीईएल के लीजिए, ऑफकोर्स अनरिलेटेड है सेक्टर वाइज, बट गवर्नमेंट कंपनीज की जो स्ट्रेंथ अब अर्निंग्स में दिख रही है। पहले री रेटिंग हुई थी ऑर्डर बुक को लेके, अब हो रही है अर्निंग्स को लेके, ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये जो प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है पूरी तरह से पीएसयूज में, उसमें रेलवेज में तो बहुत हुआ है। रेलवेज में जो काम हुआ है वो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऑफकोर्स हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं है, बट हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि वहाँ कंप्लेंट्स की तो गुंजाइश हमेशा रहेगी। पर जो इम्प्रूवमेंट है सिर्फ उस पर फोकस करें तो आपको दिखेगा कि रेलवे में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे अपग्रेड्स हुए हैं, कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट्स हुए हैं, सो नेटवर्क एक्सपेंशन हुआ है। सो ये सबको देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं है कि रेलवे स्टॉक्स वापस चल रहे हैं और चलेंगे भी। बट झुकाव किस पे रहेगा? जो मार्केट शेयर जिनका बहुत दृढ़ है, जो जो बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखते हैं, जो जैसे इरकॉन है या राइट्स है। अब दीज आर एल&टी ऑफ रेलवेज, मतलब इनको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो अगर इसकी जगह किसी और को काम देना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल वो क्या होगा, कंप्लीशन, ये सब चीजों के लिए तो मुझे लगता है कि रेलवे में आप इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जाए तो आपको ज्यादा काम मिलेगा, रादर देन आईआरएफसी एंड आईआरसीटीसी, जो थोड़े से फ्रंट एंड बिजनेसेस हैं। तो मैं वो कोर बिजनेसेस की तरफ झुकाव ज्यादा रखता हूँ। बट टीटागढ़ क्यों चल रहा है, क्या ऊपर है, मेरा उस पर कोई बहुत खास वो स्टडी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मोमेंटम दिख रहा है मुझे भी, और इसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। अब हम